उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज। उत्तराखंड लोक जीवन में यहाँ के लोगों की ग्राम्य व्यवस्था एवं आवासीय व्यवस्था को दर्शाया गया है कि उस समय के लोगों की किस प्रकार की ग्राम्य व्यवस्था थी और उत्तराखंड लोक जीवन में लोग किस तरह के मकानों के निर्माण करते थे और गांवों में किस प्रकार से रहते थे। इस वीडियो में यही दिखाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक गुड़िया और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि उत्तराखंड की जो ग्राम व्यवस्था थी या आवासीय व्यवस्था थी, मतलब 20वीं शताब्दी से पहले या उसके आसपास की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे उत्तराखंड के जो वासी थे, उनकी ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत उनकी आवासीय व्यवस्था कैसी थी, कैसे उनके घर मकान थे, कैसा उनका रहन सहन था। तो इस बारे में हम आपको आज की वीडियो में पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। तो अंग्रेज़ों द्वारा कुछ प्रशासनिक मुख्यालय एवं छावनियों के बसाए जाने से पूर्व इन पर्वतीय क्षेत्रों में अल्मोड़ा, हरिद्वार और श्रीनगर जैसे प्रशासनिक केंद्रों को छोड़कर और कोई भी नगर या कस्बा नहीं था। तो उस समय के लोग अधिकतर गांव में रहा करते थे और समय परिवर्तन के साथ यातायात की जब हल्की फुल्की जो सुविधा जब हो गई, तो उसके बाद कुछ व्यापारिक केंद्र तथा कस्बों के विकसित हो जाने पर भी ज़्यादातर लोग जो थे कि गांव में ही रहते थे। तो पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण बड़े गांव के लिए किसी एक स्थान पर बसना या उसके लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण यहाँ के लोग जो थे कि छोटे छोटे गाँवों के रूप में छोटे छोटे गाँव बनाते थे। और उस समय में किसी बड़े गाँव के स्थान की कमी के कारण लोग आसपास के अपने जिस जगह पे बसे होते हैं उसके आसपास की ढलान वाली ज़मीन को खोद कर कुछ कृषि योग्य भूमि बनाकर यहाँ पर 2-4 घर जैसे बना लिया करते थे। और धीरे धीरे समय के साथ उनका विस्तार बढ़ता जा रहा था, तो कुछ समय के बाद वहाँ बढ़कर 8-10 घर हो जाया करते थे। तो इन छोटे छोटे गाँव में एक ही परिवार या जाति बिरादरी के लोग रहा करते थे। तो बड़े गांव के नाम पर कुछ एक ही गांव हुआ करते थे और सामान्यतः एक ही उपजाति के लोग रहते थे। तो समय के साथ कृषक वर्ग के लोगों की स्थिति में जो कृषि कार्यों में काम आने वाले जैसे औजार हो गए, जो कि हमारे कृषि खेतीबाड़ी में जो भी हमारे औजार जो काम आते हैं या घर में उपयोग की जाने वाले कई चीज़ ऐसे हैं, हाँ, तो उनके निर्माण के लिए घर तथा कृषि संबंधी अन्य कार्यों की सहायता के लिए उसके एक भाग में कुछ शिल्पी लोग और कुछ पुरोहित वर्गीय परिवार को बसाया जाता था। तो इस तरह बड़े गांव की बस्तियों को पहाड़ी भाषा में खोला कहा जाता था। तो इन खोलों का जो कि घरों की स्थिति के आधार पर नाम दिए जाते थे, जिन्हें कि हमारी भाषा में बाखली कहा जाता है। तो आवासीय क्षेत्र के चयन यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जब कि कोई नया गांव बसता था तो उस गांव को बसाने के लिए भूमि का चयन करते समय लोग मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखते थे, जैसे कि जहाँ पे इनका आवास हो वहाँ के आसपास की ज़मीन इस तरह से हो कि हम उसमें कृषि खेतीबाड़ी कर सकें, या उस स्थान के आसपास पानी की पर्याप्त मात्रा हो जिससे कि पेयजल अथवा सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हो सके। और गांव के घर गांव के बीच में पंक्तिबद्ध और खोलियों के रूप में पाए जाते थे। तो गांव के आसपास कुछ भाग जो था कि आवास एवं कृषि के लिए प्रयोग होता था और शेष भाग वन, पर्वत और चरागाह के रूप में जो है कि इन लोगों के द्वारा आपस में साझे रूप से जो है कि प्रयोग किए जाते थे। तो भोटिया लोगों के गांव एक ऐसे टीले पे होते थे कि जहाँ से इधर उधर मतलब जैसे कि धार पे ऊपर पहाड़ी की चोटी पे जहाँ से कि चारों तरफ देखा जा सके, और जहाँ पे अगर कभी अत्यधिक बारिश हो जाए या हिमपात हो जाए तो उसमें बारिश का पानी भी न रुके और अगर बर्फ़ पड़े भी तो शीघ्रता से गल जाए। और जैसे कि ज़्यादा पानी होने से जिनकी पशुपालन तो था ही उनका धंधा भी, तो पशुपालन में जो है कि ये मवेशियों के आवागमन से अगर बरसात का पानी ज़्यादा होता तो इस वजह से कीचड़ उचड़ भी ना हो, तो या फिर जैसे पहाड़ों से गिरने वाले जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो कि कई आपदाओं को रूप देते थे, ऐसे भी इन घटनाओं से उनका बचाव हो सके। तो ज़्यादातर लोग नदी के पास ही रहा करते थे, जहाँ पे कि पेयजल सिंचाई
जो कि पर्याप्त रूप से हो सके। तो अगर आवासीय सुविधा की हम बात करें तो आदि मानव प्रगति पथ पर जिस तरह आगे बढ़कर अपने रहने के लिए गुफाओं के बाद घरों में मतलब अपने घरों के लिए में रहना सीख लिया था, तो उन्होंने धीरे धीरे एक अस्थायी और सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवासों का निर्माण भी करना शुरू कर दिया था। तो उत्तराखंड के आवास गृह के भवन निर्माण में पत्थर गिरने का मतलब इस तरह से आवास बनाने से कि वहाँ पे आसपास में पत्थर गिरने का भय न हो, और उसके आसपास कृषि खेतीबाड़ी जो हो सके, और भूस्खलन और जैसे भूकंप जैसी आपदाओं का खतरा ना हो, और धूप की पर्याप्त मात्रा हो। मकान की छतों को जो है कि दोनों तरफ से ढलानदार बनाया करते थे, ताकि जैसे कि अत्यधिक वर्षा या कभी हिमपात हो जाए तो छतों में पानी और बर्फ़ ज़्यादा देर तक न टिके, तो इसलिए वो दोनों तरफ ढालदार और नुकीला सा शेप में बनाते थे। तो उस समय के घर अधिकतर क्या मतलब लगभग पत्थरों की चिनाई के होते थे, कुछ लकड़ी के भी बनाते थे, लेकिन ज़्यादातर जैसे कि जहाँ पे नई जगह पे अगर कोई नया गांव बस रहा है तो वहाँ पे लकड़ी ना होने के कारण पत्थर जो है कि पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था, तो पत्थरों की कटाई करके जो कि मकानों की दीवार जो है कि बनाते थे। और दीवार बनाने के बाद ऊपर लकड़ी के बल्लियाँ टाइप रख के, बल्ली के ऊपर पतली पतली कुछ लकड़ियाँ रखे, उसके बाद गीली मिट्टी रखी, तो उसके बाद जैसे पटाले जो हम पत्थर की स्लेटें भी बोल सकते हैं, उस ऐसे पटालों को रखकर गीली मिट्टी में, ताकि गीली मिट्टी से चिपक जाते थे, तो उनमें जो होता है कि ढलानदार छत में इस तरह से उनका आवास बनता था। और छत दोनों तरफ ढलान होने के कारण पानी से भी बचाव हो जाता था। और ऐसे दीवारों पर जब उनका घर बन गया, ऊपर ढालदार छतें बन गई, लेकिन जो मकान की दीवारें जो खड़ी होती है तो उनको ज़्यादा कम से कम 1-1.5 हाथ, यानी कि हम अगर अपनी भाषा में हिंदी भाषा में प्रयोग करें तो लगभग 18 इंच के लगभग इनकी दीवारें होती थी, ताकि ये मजबूती रहे इनके। और इस दीवार के दोनों तरफ गोबर मिट्टी से लेप लिया करते थे, ताकि कभी अत्यधिक वर्षा के कारण घर के अंदर पानी ना जाए और इसमें मजबूती भी रहे, शीत से भी बचाव हो जाए। ठंड से बचाने के लिए जैसे गोबर मिट्टी का जब लेप होता है दीवार पे, तो वो गर्मियों में ठंडे और ठंडियों में गर्म होते हैं। इसलिए पुराने लोगों की जो थी कि आधुनिक सोच तो नहीं थी, लेकिन एक वैज्ञानिक सोच के साथ वो लोग काम करते थे। तो गोबर मिट्टी से लेप करके, ताकि भारी बर्फ़ या वर्षा वगैरह का पानी इस पर असर न हो, घर के अंदर पानी ना जाए। और अधिकतर वो 2 खंडों में बनाते थे मकान को, कि एक जो निचली वाली मंजिल होती है उस पर पशुओं के लिए गोठ होती थी, और उसके ऊपर वाला जो मंजिल होती है उसमें खुद रहते थे, ताकि सर्दी गर्मी में भी मतलब अगर सर्दी ठंड ज़्यादा पड़ गई हो तो पशुओं की जो गौशाला की जो गर्मी है वो ऊपर तक कमरों तक आती रहती थी। और अपनी सुविधा के लिए कमरों के बीच में जो है कि एक अंगीठी के रूप में, एक हवन कुंड के रूप में अंगीठी रख देते थे, कि ताकि सर्दियों में पूरी रात उसमें लकड़ी जलती रहे। एक लकड़ी का एक मोटा सा तना काट कर उसमें डाल देते थे, और उसमें रात भर जलता रहता था, और जिसकी गर्मी से पूरी रात जो है कि पूरे कमरे जितने भी थे वो सब ठंड से रक्षा करते थे। तो इस तरह के गढ़वाल की जो कि भवन व्यवस्था थी वो उसमें 4 प्रकार के घर होते थे जैसे, जिसमें तिबरी हो गया, डंडेला हो गया, और इकहरे घर, दोहरे घर, इस तरह के 3-4 प्रकार के घर होते थे। तो घरों के आंगन में दीवार करते थे, और घरों के आंगन में जैसे पत्थरों की स्लेटें बिछाना, और बैठने के लिए जैसे आंगन के किनारे किनारे दीवार रखना, ताकि वो कभी कभी जैसे बैठकें होती हैं, गोष्ठी होती हैं, या अनाज सुखाने या मारने के लिए, या कभी ज़्यादा लोग एक जगह जब इकट्ठे होते हैं एक सामूहिक रूप से, तो उनके उठने बैठने के लिए वो उचित व्यवस्था हो जाती थी। और हम जैसे कि देवभूमि उत्तराखंड के लोग हैं, तो जैसे हम लोग देवता वगैरह भी जैसे नाचने वगैरह करते थे, तो उसमें भी ये चौक के साथ दीवार जो है कि वो बहुत काम आती थी। तो किंतु अब आधुनिकता की दौड़ में या चकाचौंध में चुनवाए लोगों की अंधाधुंध दौड़ में पर्वतीय भवन निर्माण जो की शैली थी, जो प्रणाली थी, अपने परंपरागत रूप को जो है कि
जैसे कि कास्ट कला हो गया, पत्थर लकड़ी पर नक्काशी होगी, काश्तकारी होगी, सभी कुछ जो है कि ये सीमेंट कंक्रीट जो अब आधुनिकता का जो सीमेंट और कंक्रीट है उनको प्रमाण चढ़ता जा रहा है। और यही नहीं, जैसे कि हमारे पुराने जो पारंपरिक जैसे तौली थी, गागर थे, छुंडा थे, द्वारा, डलूनी, ठेकी, परिया, रोड़ी, सब कुछ जो प्रमाण चढ़ गया है आधुनिकता को। और आधुनिक सोच को जो है कि ये सब कुछ हमारा जो परंपरागत रूप से जो हमारे हर तरह से जीने जाने का जो हमारा जीने का ढंग था, हमारा खेती बाड़ी का ढंग था, हमारे संस्कृति से हमारे परंपराएं थी, इनका धीरे धीरे हरासमेंट होता जा रहा है। तो भवन निर्माण की, खासकर हम आज भवन निर्माण की बात कर रहे हैं, आवासीय व्यवस्थाओं की बात करें तो भवन निर्माण की परंपरागत तकनीक हमारी हजारों साल जो पुरानी अपनी जो एक शोध जनित देसी भवन निर्माण कला थी उसका धीरे धीरे जो है कि विलुप्तीकरण होता जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ लाल बटन वाले के बगल में ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय जय भीम।